बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान कामरान एजाज़। इस शो में मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल्स लेता हूं। अगर आपका भी कोई इमिग्रेशन मसला है, आप भी फ़ोन करके इस प्रोग्राम में हिस्सा ले सकते हैं। प्रोग्राम का नंबर आपके स्क्रीन के नीचे भी आ रहा होगा। उम्मीद है कि आपको ऐसी एडवाइस दी जाएगी जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अगर आप अपना सवाल उर्दू में पूछना चाहते हैं या हिंदी में, आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। अगर तुसी अपना कोई सवाल इमिग्रेशन के मतलब पंजाबी विच पूछना चाहते हो, तुसी भी फ़ोन करके पंजाबी विच भी पूछ सकते हो। एंड फॉर एनी ऑफ आवर व्यूअर्स हु वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन इन इंग्लिश in relation to the immigration matter, by all means you can call and I'll endeavour to answer it to the best of my ability. नाज़रीन, कॉल जान की तरफ पहलूँ थोड़ी सी मैं आपको अपडेट्स देता रहा हूँ। और अपडेट तो नहीं थी, एक इन्फॉर्मेशन थी कि जो मुझे एक सवाल पूछा गया था इस वीक कि जो लोग अप्लाई करते हैं फॉर EA फैमिली परमिट टू जॉइन देयर स्पाउस इन द UK, उनको TB टेस्ट की ज़रूरत है या नहीं। उसका आंसर है नहीं, क्योंकि TB टेस्ट उस सूरत हाल आपको चाहिए होती है जब आप कोई वीज़े के लिए आ रहे हैं जो 6 मंथ से ज़्यादा है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आप स्पाउस वीज़े पर आते हैं एज अ स्पाउस ऑफ अ ब्रिटिश नेशनल, आपको 2.5 साल का वीज़ा इशू किया जाता है, फिर आपको TB टेस्ट की सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। लेकिन जब आपको वो EA फैमिली परमिट का वीज़ा देते हैं, 6 मंथ का वीज़ा कि आप ज्वाइन कर लें अपने EA नेशनल स्पाउस को UK में, वो खाली 6 मंथ्स का होता है, इसलिए आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। वो एक और बात है कि जब आप यहाँ UK एंटर हो जाते हैं और बाद में आप अप्लाई करते हैं 5 साल रेजिडेंस कार्ड के लिए, वो एक सेपरेट एप्लीकेशन होता है। सो इसलिए अगर आप सोच रहे हैं अप्लाई करने के लिए, आपको TB टेस्ट की ज़रूरत नहीं। एक और जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो थी नेशनलिटी के हवाले, जो अक्सर मुझे लोग पूछते हैं हर वीक कि नेशनलिटी की जो की रिक्वायरमेंट्स हैं एज अ स्पाउस ऑफ अ ब्रिटिश नेशनल वो क्या है, और हमें 1 साल वेट करने की ज़रूरत है या नहीं। अगेन इसका आंसर है आपको वेट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ब्रिटिश नेशनल के साथ आपकी शादी हुई है, आप फौरी तौर पर अप्लाई कर सकते हैं नेशनलिटी के लिए। अगर आप मीट करते हैं तो दूसरी रिक्वायरमेंट जो है B1 लाइफ इन द UK, और आपने पिछले 3 सालों में 270 डेज़ UK से बाहर नहीं गुजारे। नाज़रीन, एक कॉल आ रही है, बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे पहले कॉल की तरफ। हेलो। वालेकुम सलाम। सर जी, मेरा क्वेश्चन नेशनलिटी से रिलेटेड है। जी जी। मुझे 10 पूरे हो रहे हैं लीगली, तो अनफॉर्चुनेटली मेरे डॉक्यूमेंट्स मेरे घर में चोरी हो गई है। तो डॉक्यूमेंट्स में मेरे पुराने पासपोर्ट, वीज़ा कार्ड और लाइफ के टेस्ट वगैरह सब चोरी हो गए। तो मैंने पता ये करना था कि मुझे अब बायोमेट्रिक के लिए फिंगरप्रिंट देने की ज़रूरत पड़ेगी। वैसे मैंने एप्लीकेशन उसकी फ़ीस तो जमा करवा दी है। और दूसरा सर, वो जो मेरे पुराने डॉक्यूमेंट से जो गुम हो गए, उनकी कापियां तो हैं मेरे पास, लेकिन ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। तो फिर में कोई मसला तो नहीं बनेगा? ठीक है, जो पहला सवाल है आपका, आपने वो अप्लाई कर दिया रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपने अप्लाई किया है बायोमेट्रिक कार्ड के लिए, कभी कभी होता है कि आपको वो नहीं बुलाते बायोमेट्रिक्स के लिए और आपको वो इशू कर देते हैं। आजकल ये भी हो रहा है कि IDV ऐप के थ्रू वो आपको इनविटेशन भेजते हैं कि आप अपनी फ़ोटो खींच लें, और फिर आपको बायोमेट्रिक्स देने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि उनके पास आपके बायोमेट्रिक्स पहले से ही हैं। लेकिन कोई लोगों को वो बुला रहे हैं बाय अपॉइंटमेंट के, आप प्लीज़ आएँ, हमें आपके बायोमेट्रिक्स चाहिए। लेकिन क्योंकि आपके पास इनडेफिनेट ऑलरेडी था, मेरे ख्याल में आपको दोबारा नहीं बुलाएंगे। आपको IDV ऐप के थ्रू वो आपकी फ़ोटो खींच के प्रोसेस कर देंगे आपके एप्लीकेशन को। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि आपके डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए हैं, होम ऑफिस के पास तो आपकी इमिग्रेशन हिस्ट्री तो होगी। सो वो तो एक प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होगी है कि उनको पता होगा कि आप रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट जो गुड कैरेक्टर रिक्वायरमेंट है 10 साल की, वो मीट करते हैं, वो तो उनके पास रिकॉर्ड होगा। जहाँ तक बात है आपकी जो इंग्लिश टेस्ट सर्टिफिकेट की और आपकी लाइफ इन द UK टेस्ट सर्टिफिकेट की, उसके लिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि जहाँ आपने टेस्ट सिट किया था उनसे रब्ता करें कि प्लीज़ अगर आप दोबारा मुझे इशू कर सकते हैं उसकी कॉपी, प्लीज़ मुझे वो इशू कर दें। जहाँ तक आपका सवाल था कि आपने ट्रैवल किया उन 10 सालों में, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है क्योंकि आपके पासपोर्ट्स गुम हो गए। अगर आपके पास अंदाज़ा है कि आपने कौन सी डेट पर आप गए थे, या अगर आपके पास कॉपीज़ हैं फ़्लाइट टिकट्स की, वो अगर आप लिस्ट कर दें, वो आपके लिए बेहतर होगा।
अगर उसके बाद अगर आपके पास वो भी नहीं है, फिर आप अपने कवर लेटर में एक्सप्लेन कर दें कि क्योंकि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, मेरे पास वो एग्जैक्ट डेट्स नहीं है, प्लीज़ मेरे केस में आप डिस्कशन इस्तेमाल करें। क्योंकि आपका केस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स गुम गए, मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि आप अपने करीबी सॉलिसिटर को मिल लें। उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, सॉरी, बड़ा ही मेहरबानी होगी अगर आप प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम कर दें और सीधा मुझसे बात करें फ़ोन के ऊपर। थैंक यू। लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉल। हेलो हेलो, you're live on air. हेलो हेलो, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी, आवाज़ आ रही है जी, फरमाइए। जी जी, मैंने पूछना था, मैंने अपनी वाली इंडेफिनेट लीव के लिए अप्लाई किया। तो बेसिकली मैंने पूछना था कि मैंने सेल्फ एम्प्लॉयड ग्रांट का भी अप्लाई किया था, लेकिन मेरी इनकम जो है वो 18,600 ही है। जी जी, इसमें ये एप्लीकेशन जो वाइफ की इंडेफिनेट की एप्लीकेशन, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? सॉरी, किसके लिए आपने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई किया था? वाइफ के लिए? जी जी, वाइफ के लिए। मैं तो ब्रिटिश सिटीजन हूँ ना, ठीक है, वाइफ के 5 साल पूरे हो गए हैं, तो उनके लिए अप्लाई किया था। ठीक है। और उसके साथ आपकी वाइफ काम कर रही है? नहीं, जी, वो भी काम कर रही हैं जी। वो भी कर रही हैं, ठीक है। उनके अगर आप 18,600 आपने डिक्लेयर किया है, फिर वो दुरुस्त है। अगर आपकी वाइफ भी साथ काम कर रही है, उसकी इनकम भी आप साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। उनकी इनकम और मेरी इनकम डाल के ओवर 20 ग्रैंड बनती है। हाँ, फिर वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अगर आप वो डॉक्यूमेंट्स लगा दें, आपने अपने लिए लगाने हैं अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स, 12 मंथ बैंक स्टेटमेंट्स, टैक्स रिटर्न्स, प्रूफ फ्रॉम अकाउंटेंट कि आप अभी भी सेल्फ एम्प्लॉयड हैं। अगर ये 4 चीज़ें आप दिखा दें, उसके साथ साथ अपना SA302। जी, वो सब कुछ कमरान भाई वो सब कुछ कर दिया हुआ है, लेकिन सिर्फ ये पूछना था, जो सेल्फ एम्प्लॉयड का फरलो मैंने अप्लाई किया था, जी जी, उससे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा नहीं, एप्लीकेशन को? उससे अफेक्ट कोई नहीं होगा, बाकी मैंने क्योंकि सब कुछ कर दिया हुआ। जी जी, उससे आपको कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि होम ऑफिस ने ऐलान किया था कि अगर कोई शख्स फरलो पर आ जाता है या उसकी इनकम में थोड़ी सी ड्रॉप हो जाती है, हम आपको पनिश नहीं करेंगे, हम डिस्क्रेशन इस्तेमाल करेंगे आपके केस में। थैंक यू सो मच कमरान। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, you're live on air. हेलो, या हेलो ये you're live on air जी, फरमाइए। ओके हेलो हेलो, you're live on air. Okay, great. I have a hello, Karmanji. I have a question. Me and my wife are the British citizen, and I want to bring my mother to UK. She's in India, and she's alone. So, what is the procedure? Right, how old is your mom? She's 72. And does she have any health conditions? Yeah. So the joints, and she also have high blood pressure. Okay, and is there any family in India at the moment, there or no, to look after her? Yeah, they are not living with her. Okay, I understand. Okay, thank you very much for your call. If a British national wants to call his parents over, they've got to show that their parents in India or Pakistan need help with everyday tasks such as eating, cooking, cleaning, dressing, and that there is no one there in India or Pakistan to look after them, or there is care available, for example, care homes in India and Pakistan, but it's not affordable. So you've got to meet either one of those two conditions. Now, assuming you say there's no care available, you'll have to prove that. That's the first thing, and that's quite difficult to prove. For example, you've said there's family there. Secondly, the conditions that your mum must be suffering from must be quite serious. Now, with regards to joint pain, I totally sympathize with your mum, but there are thousands, if not millions, of people who suffer from joint pain, and the Home Office will tend to argue that no, all her life she's lived there and carried her own treatment that can carry on. So you've got to produce with documentary evidence that her health is severely deteriorating, and for that reason she should be allowed to join you in the UK permanently. So it all relies on documentary evidence, and these sort of applications tend to be
allowed on appeal. They initially get refused and they go to appeal, and that's where they are granted by an immigration judge. Because of the cost involved with these applications, which tends to be £2,300 for a Home Office application, and then the cost of an appeal, which can go in excess of £2,000, I would strongly advise you to see a solicitor who can advise you whether there are merits in this case. Otherwise, you'd be just wasting your money. Thank you very much for your call. नाज़रीन, एक और जो सवाल आजकल मुझे आ रहा होता है कि EA सेटलमेंट स्कीम के ऊपर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए फॉर अ सक्सेसफुल एप्लीकेशन। इसमें मैं थोड़ी सी आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ। याद रखें, अगर आप EA सेटलमेंट स्कीम इस्तेमाल करना चाहते हैं एंड आप इन कंट्री हैं एज एन ओवरस्टेयर एंड आपकी जो स्पाउस हैं वो है EA नेशनल, आपके पास फर्स्टली होना चाहिए मैरिज सर्टिफिकेट। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सोच रहे हैं कि एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए और आपकी शादी अभी तक नहीं हुई, आपको जल्दी से रजिस्ट्रार ऑफिस में जाके नोटिस देना चाहिए, क्योंकि आप सेटलमेंट स्कीम इस्तेमाल कर सकते हैं आफ्टर 31 दिसंबर ओनली अगर आपकी शादी उससे पहले हो जाती है। अगर आपकी शादी अब हो जाती है EA नेशनल के साथ फॉर एग्ज़ाम्पल 1 जनवरी, फिर आप EA सेटलमेंट स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा सकते। इसलिए बहुत लाजमी है कि आप जल्दी से जाके रजिस्ट्रार ऑफिस में अपना नोटिस दे दें, और आजकल काफ़ी ज़्यादा क्यू भी है, सो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ आपको प्रूफ लगाना है कि आप एक जेन्युइन और सब्सिस्टिंग रिलेशनशिप में हैं अपने EA स्पाउस के साथ। सो उसके साथ आप लगा सकते हैं बिल्स आपके नाम के ऊपर, वाइफ के नाम के ऊपर या हस्बैंड के नाम के ऊपर जो है EA नेशनल। अगर वो काम कर रहे हैं वो भी प्रूफ्स आप लगा सकते हैं। फ़ोटोग्राफ एविडेंस भी आप साथ लगा सकते हैं कि आप बाहर घूम रहे हैं, उसकी भी प्रूफ आप लगा सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें हों, मेरे ख्याल में एप्लीकेशन सक्सेसफुल होना चाहिए। बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि आपकी शादी अगर नहीं हुई अभी तक, होनी चाहिए 31 दिसंबर 2020 से पहले। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। ओह ना, कॉल नहीं आ रही। एक वो जो इन्फॉर्मेशन मैं आप सबसे शेयर करना चाहता था वो थी रिटेन राइट के ऊपर। अब रिटेन राइट वो होता है कि अगर आप एक EA नेशनल के साथ रिलेशनशिप में हैं और आपकी रिलेशनशिप ब्रेक डाउन हो जाती है, आप अप्लाई कर सकते हैं कि आप अपने जो बाकी साल रहते हैं वीज़े में वो आप ख़ुद कर सकें, आप डिपेंडेंट नहीं होते EA नेशनल के ऊपर। यहाँ आपको दो चीज़ें सेटिस्फाई करनी होती है। पहली तो ये है कि आपकी जो मैरिज है वो सबसिस्ट होनी चाहिए कम से कम 3 साल। 3 साल आपको हो जाने चाहिए कि आपकी शादी को हुए। तो 3 साल से आप शादीशुदा हैं, यह है कंडीशन नंबर 1। उसके साथ आपने सेटिस्फाई करना है कि 1 साल का प्रूफ कि आप हस्बैंड और वाइफ यहाँ UK में रह रहे थे। ये दो बहुत इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स होती हैं, क्योंकि एप्लीकेंट्स इसको मिस कर जाते हैं और इसकी वजह से एप्लीकेशन की रिफ्यूज़ हो जाती है। अगर आप ये सेटिस्फाई कर दें और उसके साथ आप ID लगा दें अपने एक्स EA नेशनल की, फिर आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल ज़रूर होना चाहिए। एक जो नई अपडेट इसमें आई थी EA रिटेन राइट में, नाज़रीन इसकी अपडेट मैं आपको देता जाऊंगा। बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो जो लाइव होने हैं, जी फरमाइए। हाँ जी, मुझे एक क्वेश्चन करना था। जी मैंने अपने 2 ब्रिटिश बच्चों की सिटीजनशिप के ऊपर जो है वो एप्लीकेशन की है, FLR F3। जी तो मेरे 6 मंथ हो गए एप्लीकेशन को, और मेरी एप्लीकेशन का कोई भी रिप्लाई नहीं आया अभी तक। ना ही उन्होंने मुझे बायोमेट्रिक का कहा है और कोई भी लेटर नहीं आया, कोई भी ईमेल, इवन के जो हम ट्राई करें उनको कांटेक्ट करने की, लेकिन वो रिप्लाई नहीं करते। तो अभी 6 मंथ हो गया मेरी एप्लीकेशन को, तो मुझे क्या करना चाहिए फर्दर? कैसे उनसे कांटेक्ट करना चाहिए कि वो एटलीस्ट कुछ रिप्लाई करें मेरे केस से रिलेटेड? एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी? हेलो जी एप्लीकेशन आपने कब सबमिट की थी? फरवरी में? मार्च में। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल बात। बेस्ट चीज़ यही होगी कि अगर आप होम ऑफिस को एक चिट्ठी भेज दें टू शेफील्ड के, और उसके साथ आप अपना रेफरेंस नंबर लिख दें बच्चों के जो एप्लीकेशंस हैं,
और उनको एक्सप्लेन कर दें कि हमने एप्लीकेशन फ़लाँ तारीख को सबमिट की थी मार्च में और 6 महीने हो गए हैं, अभी तक आपने हमें बुलाया नहीं है बायोमेट्रिक्स के लिए और हमें कोई जवाब नहीं आया अभी तक। और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपको एक रिस्पॉन्स देंगे और जल्दी से आपको बच्चों के एप्लीकेशन का जवाब देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। नाज़रीन, मुझे बताया जा रहा है कि एक ब्रेक का वक्त होता जाता है। जाने से पहले मैं आपको हमेशा की तरह अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊँ जो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, keijaz@me.com। इसके ज़रिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं इन द ऑफिस, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, कहीं नहीं जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। बगैर कोई टाइम ज़ाया किए बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव होने। हेलो जी जी फरमाइए। मैं ये कहता हूँ डिपेंडेंट कोई बंदा अगर पाकिस्तान में मेरी बेटी है, वो मेरे डिपेंड करती है, तो 14-15 साल से मैं उसे लुक आफ्टर कर रहा हूँ और मेरे पास रहती है, तो उसके साथ वो बच्चे भी हैं, क्या मैं उसको बुला सकता हूँ यहाँ या नहीं? बच्ची की एज कितनी है? बच्ची की जी, आपकी डॉटर है, वो उसकी एज कितनी है? ये तो बहुत ज़्यादा, उसकी मेरे नियरली अभी 45 होगी। अच्छा, ठीक है। और आप ब्रिटिश नेशनल हैं? ब्रिटिश नेशनल में। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। आपके लिए पास खाली एक ही ऑप्शन है कि अगर आप अपनी बेटी को विज़िट वीज़े के लिए अप्लाई कर लें, उसमें आप देख सकते हैं कि अगर कोई बात बनती है या नहीं। मेनली उसके लिए आपको दिखाना होगा कि आप उसका ख़र्चा उठा सकते हैं। उसके लिए आपको प्रूफ लगाना होगा, अपने बैंक स्टेटमेंट्स होंगे और उसके साथ साथ आपको अगर अपने काम कर रहे हैं अपने पे स्लिप्स भी लगा दें, वो भी अच्छा होगा। उसके साथ आपने दिखाना होगा कि आप के पास जगह है रिहाइश के लिए। आप अपनी टेनेंसी एग्रीमेंट लगा सकते हैं। अगर अपना घर है, अपने टाइटल डॉक्यूमेंट्स या मॉर्गेज डीड वो भी आप साथ लगा सकते हैं। जो आपकी जो डॉटर है उसको अपनी तरफ से विज़िट वीज़े के लिए दिखाना होगा कि उसके पास सब्सटेंशियल टाइज हैं पाकिस्तान में, कि अगर उसको विज़िट वीज़ा ग्रांट किया जाता है यूके में, वो वापस जाएगी एट द एंड ऑफ अ विज़िट टू पाकिस्तान। उसके लिए वो प्रूफ लगा सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उसका शौहर है उसका वो लगा सकती है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैरिज सर्टिफिकेट। अगर उसके पास घर है उसका भी वो प्रूफ लगा सकती है। अगर उसके पास कोई ज़मीन है उसका भी वो प्रूफ लगा सकती है। और आप एक्सप्लेन कर सकते हैं एंटी क्लियरेंस ऑफिसर को कि देखें जी, मेरी जो बेटी है उसने अपनी पूरी ज़िंदगी वहाँ पाकिस्तान में गुजारी है, उसके पास घर है, शौहर है, ज़मीन है, वो सब छोड़ के वो यहाँ यूके में नहीं रहेगी एज ए ओवरस्टेड। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो आपकी बेटी को ग्रांट कर देंगे विज़िट वीज़ा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, यू लाइव होने। जी सर, मेरा क्वेश्चन आपसे है। जी परमानेंट रेजिडेंस मिला, मैं नॉन यूरोपियन हूँ। ठीक है। यूरोपियन बेस पे परमानेंट रेजिडेंस मिला था। ठीक है। 2 साल हो गए, तो अभी सेटल स्टेटस भी हो गया। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि ये बायोमेट्रिक कार्ड, रेजिडेंस कार्ड मिला था मैं परमानेंट, वो दिसंबर से इनवैलिड हो जाएंगे। ठीक है। अभी आपका वैलिड कब तक है? उनको अपडेट करने के लिए हमें क्या चेंज करवाना पड़ेगा? क्योंकि होम कंट्री से जब आना पड़ेगा तो वो दिखाना पड़ेगा ना रेजिडेंस कार्ड, तो कुछ ना कुछ बायोमेट्रिक कार्ड। ठीक है। ये चलेगा जो अभी प्रेजेंट है, कि जो इनको हमें अपडेट करवाना पड़ेगा? और सेकंड मेरा ये से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैरिज हुई है मेरे ब्रदर की इंडिया, तो क्या अभी अपने वाइफ को यूके में कब तक हम बुलवा सकते हैं? दिसंबर तक या जून 2021 तक? आपका जो भाई है वो इंडिया में, उसकी जो स्पाउस है वो यूरोपियन नेशनल यूके में है? नो, भाई यूरोपियन है और यूके में आ गया। ठीक है। वाइफ उसकी इंडिया में अभी है सर। ठीक है। तो अगर उसने उसको बुलवाना हो तो दिसंबर तक बुला सकता है या जून 2021 तक बुला सकता है? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच सर। जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि आपको इंडेफिनिट ग्रांट की गई थी अंडर द सेटलमेंट स्कीम और आपका जो कार्ड एक्सपायर हो रहा है दिसंबर के बाद, क्या होगा? गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि दिसंबर के बाद आपका जो स्टेटस है आप कंफर्म करेंगे ऑनलाइन थ्रू द सेटलमेंट स्कीम। जैसे आपने देखा होगा कि जब आपको वो ग्रांट कर देते हैं ईमेल के थ्रू प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस, उस लेटर में एक लिंक होता है जहां आप अपनी डिटेल्स डालते हैं और वहां आपकी तस्वीर आ जाती है और वो आपको कंफर्मेशन देते हैं कि आपके पास कौन सा स्टेटस है और आपके पास काम करने की और रहने की इजाज़त है यूके में। जब आप ट्रैवल करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल
आफ्टर 31 दिसंबर आप वो दिखाएंगे कि ये है मेरी कंफर्मेशन कि मेरे पास स्टेटस है या नहीं एट द एयरपोर्ट। उसके बारे गवर्नमेंट ने ये भी ऐलान किया है कि अगले साल से वो एक ऐप लॉन्च करेंगे जहां आपके डिटेल्स होंगे, और जब भी आप ट्रैवल करें इन द यूके या आउटसाइड द यूके, आप ऐप के ज़रिए उनको दिखा सकते हैं एट द एयरपोर्ट टाइम सेव करने के लिए। ये हो गया आपका पहला सवाल। जो दूसरा सवाल आपने मुझे पूछा था कि आपका जो भाई है वो अपनी वाइफ को स्पॉन्सर करना चाहता है, कब तक वो स्पॉन्सर कर सकता है। जी हाँ, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था एट द स्टार्ट ऑफ द शो कि अगर आपकी भाई की वाइफ के साथ शादी हुई थी बिफोर 31 दिसंबर, फिर उसके पास टाइम है, चाहे 31 दिसंबर के बाद ब्रेक्सिट कम्प्लीटली हो भी जाता है, वो अपनी वाइफ को बुला सकता है। मेन चीज़ ये होनी चाहिए कि शादी 31 दिसंबर से पहले होनी चाहिए, या जो रिलेशनशिप है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए बिफोर 31 दिसंबर 2020। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, you're live on air. वालेकुम सलाम। कामरान साहब, मेरा एक सवाल है। हम फैमिली एंड प्राइवेट वीजा पे हैं, 10 years रूट पे। ठीक है। और हमारी थर्ड एक्सटेंशन इस वक्त ड्यू है। जी। हमारा टोटल फैमिली मेंबर्स हमारे 6 बनते हैं जी। और जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है जब हम करते हैं तो वो मैक्सिमम अलाउ करते हैं 4। अच्छा। तो एक इसका बता दें कि ये किस तरीके से हम करते हैं। शुक्रिया। और सेकेंडली ये कि जो इन्होंने जो ऐप नया इंट्रोड्यूस किया हुआ है, आई थिंक इट्स IDV ऐप समथिंग लाइक दिस, जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर सकते हैं। जी। तो प्लीज अगर आप इसके भी थोड़ा सा गाइड कर दें। थैंक यू वेरी मच। मैं टीवी पे आपका जवाब सुन लूँगा। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। ठीक है, जहाँ तक आपका पहला सवाल है कि खाली 4 डिपेंडेंट्स मैक्सिमम आप ऐड कर सकते हैं एक एप्लीकेशन में, बेस्ट चीज़ ये होगी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी वाइफ अप्लाई कर रही है, अगर वो एक सेपरेट एप्लीकेशन कर दें और जो 2 बच्चे हैं वो उसको वो ऐड कर दें एज अ डिपेंडेंट, वो बेस्ट चीज़ होगी। या अगर फ़र्ज़ करें आप 4 बच्चों को या 4 डिपेंडेंट्स को एक एप्लीकेशन में कर दें, अगर 2 बच्चे हैं उनको आप कर दें सेपरेटली इन अनदर एप्लीकेशन, सेपरेट एप्लीकेशंस कर दें। उसमें अदर इन्फॉर्मेशन में जब आप जाते हैं एट द एंड ऑफ द एप्लीकेशन, वहाँ आप एक्सप्लेन कर दें कि हम ये सेपरेट एप्लीकेशंस कर रहे हैं क्योंकि जो मैक्सिमम लिमिट थी वो थी 4 और ये हैं रेफरेंस नंबर्स। और फिर होम ऑफिस क्या करेगी, जब वो एप्लीकेशंस को कंसिडर करेंगी वो रेफरेंस नंबर के ज़रिए एप्लीकेशंस को लिंक कर लेगी। ये होगी आपका पहला सवाल। जो दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा था कि IDV ऐप पे थोड़ा सा बता दें। ये जो ऐप है होम ऑफिस ने रिसेंटली लॉन्च की है विद इन लास्ट 1 मंथ, और इनविटेशन ओनली है अभी तक कि 4000 लोगों को एवरी डे वो इनवाइट कर रहे हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दें ऐप के ज़रिए, और आपको फिंगरप्रिंट्स देने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उनके पास आपका रिकॉर्ड ऑलरेडी है। आपने खाली अपनी फ़ोटो खींचनी है और डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड कर देने हैं, और उसके बाद आपने वेट करना है डिसीजन का। एक काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसीजर है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है इन द लास्ट 1 वीक, और मैंने ये भी देखा है कि लोगों के अब डिसीजन भी आने शुरू हो गए हैं विद इन 10 days, कोई के 1-2 वीक्स, कोई लोगों के 3 वीक्स भी लग गए और उससे ज़्यादा भी लग रहे हैं, लेकिन डिसीजन IDV ऐप के थ्रू आने शुरू हो गए हैं। अब उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। नाज़रीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो, you're live on air. Hi. I wanted to ask a question. My mother is in East Africa. Right. Me and my brother have been here for the past 12 years. Okay. My brother is British. He's got married. I've got married as well, but I'm on spouse visa at the moment. Right. Over the past 10 years, my mom's been living in East Africa, and she's a single mother. So my question to you is she able to come here indefinitely, whether is it before Brexit or after Brexit? But that's my question. She's a single mother. She's got a business there. She's got no health problems, apart from little things like migraine and stuff like that. But Yeah. apart from that, she's healthy. She can walk. She can
do all the basic things. And me and my brother have been sending her money as well. Yeah. About £400 to £500 a month. So Yeah. I wanted to know if my mother can indefinitely come here. And the second question I have for you is, my mother has been coming here over the past 10 years. Every year she comes here for a month or 15 days. Yeah. But she can't come here more than 6 months, I believe. Correct. That's what I've been hearing. Correct, I don't know that's if it's correct. true. If she comes on visit visa, can she stay here? She's got a visa. Can she come here and live here more than 6 months at any one point in time? That's 2 questions I have. Thank you very much, Rahman. Thank you very much for your call. In relation to your first question, that can your mum come here and live permanently? In theory, the answer is yes. As I stated at the start of my show, if your mum has any health conditions with everyday tasks and there is no one there to look after her, or that the care is unaffordable in East Africa, then your mum can apply to join you in the UK indefinitely. However, as you informed me that your mum doesn't have any serious health conditions, so in my opinion, that application would be a waste of time and money. The other issue you'll have is if you were to apply for your mother indefinitely, and the application, in my opinion, will get refused 99.99%, when your mother applies for her visit visa again, they will refuse it, citing the fact that because she applied previously to join you indefinitely, they'll cast doubt on whether she'll return back to East Africa at the end of her visit. So it's a case of why fix something that's not broken? If you were to apply for the indefinite application, it will jeopardize her visit visa. Now, in relation to your second question was, how long can she stay on a visit visa? You were correct that she can only stay a maximum of 6 months in the UK on a visit visa. She can then go back to East Africa, and for example, if after 3 or 4 months she wants to come and visit you again, she can do that. There is no set time that you've got to be away from the UK. The rules say you can only stay a maximum of 6 months, and then you can come back after 3 or 4 months. Where a problem arises, where a person continually keeps coming and going back and forth on a visit visa, the Home Office then casts doubt on the person's intention of wanting to come to the UK, and they tend to cite the fact that we believe that you're wanting to live here permanently, and that's when it becomes an issue. As a general rule of thumb, I advise applicants who come on a visit visa frequently to stay 6 months maximum in the UK and then stay 6 months outside the UK before they come again on a visit visa. Now, if for instance your mum comes on a visit visa and for some reason, be it health reasons, and she decides that she does not want to go back, she can put a human rights application and she can try and pursue that as a way of getting leave to remain. The only problem will be, I tend to find, is elderly parents tend to get fed up after a little while in the UK, and then they say, we want to go back to our home country. And once they go back and they've overstayed, there is no chance of ever getting a visit visa again. So again, you've got to weigh this up before you make any decisions. I hope that helps. Thank you very much for your call. और नाज़रीन बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ. Hello. 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 Hello, you're live on air. Hello, can you hear me? I can hear you loud and clear. जी फरमाइए. Yes, perfect. Just a quick question. जी जी. Basically, we are on a Tier 2 ICT visa. ठीक है. And our visa is going to expire in April 2021. Right. Okay, and what we want is, as per the new point-based system, we do qualify 70 points considering the salary threshold and other things, but we don't know if it is also for the existing ICT Tier 2, whether we can switch from Tier 2 to the new point-based system. So I just wanted some more clarification on the same. Sorry, you're on the ICT visa, so what is your question again? My question is, we are currently on ICT Tier 2 visa, Correct. which is expiring in April 2020. Yep. And the new point-based system is going to be effective from Jan 1st, 2021. Correct.
So can we switch from ICT tier 2 visa to the point system if we meet all the qualifying criteria of 70 points? Yes, okay. Thank you very much for your call. नाज़रीन, इसका जवाब मैं दूंगा ब्रेक के बाद, लेकिन जाने से पहले मैं आपको अपना ईमेल एड्रेस देता जाऊं जो भी आपके स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा, kejaz@me.com। इसके थ्रू आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अगर आप मुझे मिलना चाहते हैं इन दी ऑफिस फॉर एडवाइस, आप मुझे मिल सकते हैं। नाज़रीन, मिलते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले कॉलर ने सवाल पूछा था कि वो टियर 2 ICT वीज़े पर हैं और अगर वो स्विच कर सकती हैं टू टियर 2 स्किल्ड वर्कर 2021 के बाद। एंड द आंसर इज़ येस। प्रेजेंटली जो करंट रूल्स हैं, अगर आप टियर 2 ICT वीज़े पर हैं, आप इन कंट्री स्विच नहीं कर सकते, आपको वापस जाना पड़ता है। 12 मंथ कूलिंग ऑफ पीरियड के बाद आप दोबारा अप्लाई करते हैं फॉर अ वीज़ा। लेकिन जो नए रूल्स आ रहे हैं, जो न्यू PBS सिस्टम जो आ रहा है 1 जनवरी 2021, उसमें जो एक अच्छी न्यूज़ ये है कि जो लोग टियर 2 ICT वीज़े पर हैं वो इन कंट्री स्विच कर सकते हैं। सो आई होप यू हैव योर आंसर। और बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हाँ जी, सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैं क्वेश्चन ਪੁੱਛਣਾ ਸੀ ਜੀ ਪੁੱਛੋ। 2006 ਚ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ। 2012 ਚ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਪਾਈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 2014 ਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ, ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਾਈ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਅੱਛਾ। ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿੱਲ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਪੇਮੈਂਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਨੇ ਉਹ 65 ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਸੁਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਹ UK ਐਂਟਰ ਕਿਦੋਂ ਹੋਏ ਸਨ? लगता है लाइन ड्रॉप हो गई है। वैसे तो अगर ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਸਪੀਟਲ ਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹਸਪੀਟਲਸ ਉਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਰੇ ਹਸਪੀਟਲਸ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟਸ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਨਫਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਸਟੇਟਸ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫੀ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਰਜ਼ ਕਰੋ 5000 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20000 ਪਾਉਂਡ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਬੈਸਟ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਲੈਣ। ਫॉर एग्जांपल 50 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਾਂ 30 ਪਾਉਂਡ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਜੋ ਜਿਤਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਦੇਣ ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੇਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਰਕਮ ਹੈ 10000 ਪਾਉਂਡ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਗਰ 20 ਪਾਉਂਡ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ NHS ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। उम्मीद है ਤੁਹਾਡੇ सवाल का जवाब मिल गया होगा। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ कॉल का। नाज़रीन, एक और जो मुझे क्वेश्चन आया था पिछले वीक, जो मैं चाहता हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ, वो है असाइलम सीकर्स के लिए कि असाइलम सीकर्स, पहली बात तो है अगर वो काम कर सकते हैं या नहीं। असाइलम सीकर्स को काम की इजाज़त मिल सकती है अगर उनका एप्लीकेशन 1 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। अगर 1 साल हो गया है और उनको डिसीजन नहीं आई, आप अगर एक असाइलम सीकर हैं, आप होम ऑफिस को दरख्वास्त कर सकते हैं कि आपको वो दें काम की इजाज़त। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम आती है, जब होम ऑफिस आपको इजाज़त देती है काम करने के लिए, वो आपको उन जॉब्स के लिए इजाज़त देती है जो है ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट, और उस लिस्ट में वो जॉब्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जो स्किल्ड जॉब्स है, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट। और ये पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल एक असाइलम सीकर हैं और आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन है जो आप इंडिया या पाकिस्तान से लेके आए एज ए टीचर, फिर तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। नाज़रीन, हमारी बातचीत चलती रहेगी, लेकिन एक कॉल आ रही है, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है।
हाँ जी, मैं ना ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪੀਟਲ ਗਿਆ ਆ जी जी ਉਹਦਾ ਉਹ 2006 ਚ ਯੂਕੇ ਚ ਆਏ ਸਨ। अच्छा ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 65 ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਵਾਪਸ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ 2012 ਤੋਂ। ठीक है ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਜੋ ਕੋਈ ਕੈਂਸਰ ਵਗੈਰਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਸਪੀਟਲ ਭੇਜਤਾ। अच्छा ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਐਡਰੈਸ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਬੇਟੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦਮਾਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬੇਟੀ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। अच्छा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ 3 ਬੱਚੇ ਆ। ठीक है ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਵੀ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਪਲਾਈ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ ਸੀ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਦੁਬਾਰਾ, जी जी ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਹਿ ਗਏ ਇੱਥੇ ਦਮਾਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨਹੀਂ। ठीक है ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 2006 ਚ ਆਏ ਨੇ ਉਹ हाँ ਯੂਕੇ ਚ ਐਂਟਰੀ। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਇਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਆਇਆ, ਇਤਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵਕੀਲ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪੇ ਉਹ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ 2-3 ਪਾਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵਕੀਲ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਪੇ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ। अच्छा ਉਹ ਲੈਟਰ ਹੋਰ ਪਾਏ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ, ਉਹਦੇ ਚ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਹਾਂ ਪਾਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰੀ। ਅਚਾਨਕ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਚਲੇ ਗਏ। ठीक है ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਟੀਵੀ ਤੇ ਜਵਾਬ ਸੁਣਦਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਬੜਾ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਇਤਨੀ ਸੀਰੀਅਸ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਕਨਫਰਮ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਵੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੀ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਅੱਛਾ ਚਾਂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਜਲਦੀ ਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਸਟਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਬਦਲ ਗਏ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਗਰਾਊਂਡਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ है या नहीं। बहुत शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦਾ। नाज़रीन, जैसे मैं एक्सप्लेन कर रहा था कॉल से पहले कि आपको वो वर्क परमिशन देते हैं, लेकिन जो जॉब्स हैं ऑन द शॉर्टेज ऑक्यूपेशन लिस्ट। एक और सवाल जो मुझे आजकल आ रहा है असाइलम सीकर से, वो है कि अगर इंटरव्यूज़ शुरू हो गए हैं या नहीं। दोबारा वो शुरू हो गए हैं, लेकिन होम ऑफिस वो कर रही है वाया वीडियो। आप जाते हैं होम ऑफिस सेंटर में और वीडियो के थ्रू वो आपको इंटरव्यू कर रहे हैं। सो वो प्रोसेस अब शुरू हो गया है। जिन लोगों की असाइलम एप्लीकेशंस रिफ्यूज़ हो गई थी और वो अगर फर्दर सबमिशन करना चाहते हैं, पहले होता था कि आपको जाना पड़ता था लिवरपूल और वहाँ जाके आप सबमिट करते थे अपने डॉक्यूमेंट्स, और फिर आपको वो जवाब देते थे आफ्टर 3, 4 या 5 मंथ्स। इसमें एक अच्छी न्यूज़ ये है कि अगर आपके पास कोई नए सर्कमस्टांसेस हैं जो पहले होम ऑफिस ने नहीं कंसिडर किए थे, आप उनको ईमेल के थ्रू सबमिट कर सकते हैं, और जब तक होम ऑफिस उसका जवाब नहीं देता, आपका एप्लीकेशन सिस्टम में डला हुआ है और पेंडिंग है, और आपको वो रिमूव नहीं कर सकते। सो ये भी आप जहन में रख लें। नाजरीन, बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो हेलो, यू लाइव ऑन है। हेलो सर। हेलो जी यू लाइव ऑन है। जी फरमाइए। सर मुझे ना कुछ पूछना था। जी हेलो जी मैं सुन रहा हूँ। जी फरमाइए। सर मुझे, हाँ जी सर, मुझे पूछना था कि मैं ना इधर स्पाउस वीजे पर हूँ और मेरी नेक्स्ट ईयर इंडेफिनिट है जी। तो मुझे पूछना था कि मुझे अप्लाई करना है नेक्स्ट ईयर इंडेफिनिट के लिए। एट प्रेजेंट मेरे हस्बैंड भी नहीं काम करते और मेरे पास एक बच्चा है 9 मंथ का। अच्छा। तो मैं भी दोनों नहीं काम करते। ठीक है। तो जैसे बोलते हैं ना 18,700 चाहिए अप्लाई करने के लिए मनी रिक्वायरमेंट। अगर किसी के पास अगर रिक्वायरमेंट नहीं होती तो क्या उसके लिए एडवाइस है? थैंक्स। ठीक है, मेरा सवाल आपसे है कि आपके हस्बैंड क्यों नहीं काम कर रहे? कोई वजह है, कोई हेल्थ रीजंस हैं, या वैसे वो काम नहीं कर रहे? नहीं, वैसे नहीं है। अभी ना वो जो जॉब ढूंढ रहे अभी वो मिल नहीं रही, तो इसीलिए अभी वो फ्री है। ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वैसे ये होता है कि अगर आप स्पाउस वीज़े पर आते हैं और आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई करते हैं, आपको 18,600 रिक्वायरमेंट दोबारा मीट करनी पड़ती है। और अगर आप नहीं मीट करते और अगर आपके पास बच्चे नहीं हैं, होम ऑफिस आपकी एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ करके कहता है कि आप वापस जाएं और दोबारा एंट्री क्लियरेंस लें।
लेकिन आपके केस में थोड़ी सी गुड न्यूज़ ये है कि आपके पास एक बच्चा है। आप होम ऑफिस को एक्सप्लेन कर सकती हैं कि मेरा हस्बैंड नहीं काम कर रहा, कि उसके पास जॉब नहीं है जब आपका एक्सटेंशन का टाइम आता है, और उसके साथ आप उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास एक बच्चा है जो ब्रिटिश है, उस बेस के ऊपर मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए। इसमें ये होगा कि होम ऑफिस आपको वीज़ा दे तो देगी, लेकिन आपको 10 ईयर रूट पर वो लगा देंगे और 10 साल बाद आपको इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिलेगी, बल्कि बजाय जब अभी आप हैं 5 ईयर रूट के ऊपर। इसमें ये खाली एक ड्रॉबैक है। बहुत शुक्रिया आपके कॉल का। वो बढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, यू लाइव ऑन। Hi sir, just I want to go have one question. Like, actually, I'm here 10 years in this country now. Right. I applied the visa on January based off for 10 years. Okay. And there's some reason that they refused my visa. Okay. And the second thing is before December, I have right to work. Like I had the VIP card. Right. Now after that, they haven't issued me any card, anything. So I can't work. So I can't anywhere I go, I can't get a job. So my sister, she said like I have to apply a new file, but I can't pay anything. So after even 10 years, I don't know what to do. Actually, are you living as a single person in the UK? Do you have a wife, a children? What's your circumstance? I got married in 2014. 2015, and then she actually we got separate, and she called home office and she said we're not living together, and they cancelled my visa. Do you have any children? Sorry? Do you have any children? No, we don't. You don't have any children. Okay. Thank you very much for your call. In relation to the first part of what you told me, that you applied under long residence and your application was refused. Now, I don't know what the reasons were. My advice to you would be is to see maybe another solicitor for a second opinion to see if you can address those reasons what the Home Office has raised. That's the first thing. Secondly, if you're wanting to put an application and you don't have the means because of, for example, you're not working, you're not allowed to work, or because of COVID-19, you can request to the Home Office to grant you a fee waiver whereby they won't charge you for the Home Office fees application. So I would actively pursue that as soon as possible. And then hopefully the Home Office will show some compassion and grant you leave to remain. Thank you very much for your call. नाज़रीन, मुझे ये सवाल पूछा गया था कि कॉलर ने कहा कि उन्होंने अप्लाई किया था लॉन्ग रेजिडेंस बेस के ऊपर और उस टाइम उनके पास वर्क परमिशन की इजाज़त थी। उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट की, एप्लीकेशन अनफॉर्चुनेटली रिफ्यूज़ हो गई और उसके बाद ये ओवरस्टे हो गए और उनकी जो वर्क परमिशन है वो भी ख़त्म हो गई है। और अभी इनके सॉलिसिटर ने उनको एडवाइस किया हमें एक सेपरेट नया एप्लीकेशन सबमिट करना है, लेकिन इनके पास पैसे नहीं हैं एप्लीकेशन के लिए। मैंने इनको ये एडवाइस दी है कि अगर इनके पास पैसे नहीं भी हैं, क्योंकि ये काम अभी नहीं कर सकते और क्योंकि ये ओवरस्टेड हैं, ये फ़ी वेवर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल होम ऑफिस फ़ीस को माफ़ कर रही है कि अगर आपके पास पैसे नहीं हैं या अगर आप होम ऑफिस फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, चाहे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हैं, चाहे आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, होम ऑफिस आपको वेवर ग्रांट कर रही है। तो इसलिए इनके लिए बेस्ट ऑप्शन यही होगी कि ये अप्लाई करें वेवर के लिए और फिर एक फ्रेश एप्लीकेशन सबमिट करें। नाज़रीन, पढ़ते हैं हमारे अगले कॉल की तरफ। हेलो हेलो, हाँ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। I'm going to apply for indefinite leave to remain, and I have 2 accounts default with the banks. Right. So the question I need to ask, is it going to be an issue? But I don't have any CCJ on me. So is it going to be an issue when I apply for indefinite leave to remain? So when you said default, what exactly happened there? क्या हुआ था वहाँ? Sorry, I can't hear you well. Sorry, when you say default, what happened exactly then? I didn't pay to the bank. Okay. The credit to the credit cards and banks. It's about £8,000. Okay, so what happened and what did the bank do then? They didn't apply for CCJ? Did you declare yourself bankrupt? Shows on my experience as default. I have made the payment last month with them. The minimum, some payments, but paying the best. So, is it going to be an issue? ठीक है, मैं समझ गया। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। No, it shouldn't be an issue because you are making payments. You can explain that to them that I've reached an agreement with them and hopefully they should not
refuse your application and they should grant you ILR. नाज़रीन, ये था हमारा आखिरी कॉल आज के लिए। उम्मीद है आपको आज का शो पसंद आया होगा। हमेशा की तरह मैं आप सबको दरख्वास्त करता हूँ कि प्लीज़ इस शो को सोशल मीडिया पर फॉलो करें, लाइक करें, स्पेशली फेसबुक के ऊपर, वहाँ भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं और वहाँ भी मैं मज़ीद अपडेट्स देता रहता हूँ। नाज़रीन, मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह ताला हमारी मुलाकात अगले हफ्ते इसी टाइम होगी, 6 से लेकर 7 बजे, सिर्फ़ और सिर्फ वीनस टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम।